चलिए दोबारा। So, अगर हम इसको रिकलेक्ट करें तो वी हैव a young patient. She is lying comfortably in the bed and she is cooperative during the examination. She has got IV line on her right side and catheter. ठीक है, दोनों हैं उसकी साइड पर। और on examination of the lower limbs, what did we find? हमें मिला कि there was weakness of the right lower limb with a power grossly 4/5, with the plantars which is upgoing on the right side and downgoing on the left side. Reflexes were overall brisk. अब जब आपको एक लेग की वीकनेस मिल जाती है, then we go on the relevant examination. एक लेग की वीकनेस जो है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसने हेमीप्लीजिया किया हो मरीज को। तो हम रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर, यानी ये एग्जामिनेशन जिसकी हमें कमांड मिली थी, वो करने के बाद वी विल गो ऑन द रेलेवेंट एग्जामिनेशन एंड दैट वुड बी द एग्जामिनेशन ऑफ द अपर। लेकिन रेलेवेंट एग्जामिनेशन वुड नॉट बी इन सो मच डिटेल। जो जिसकी कमांड मिली है वो डिटेल में हमने किया, और जिसकी कमांड हमें नहीं मिली लेकिन हम उसको अपने डायग्नोसिस बनाने के लिए सिर्फ करना चाह रहे हैं, वो हम ब्रीफली करें। ठीक है, उसमें हम इससे पूछें, अगर ये फॉर एग्जांपल बैठ जाती है तो मैं इसको कहूंगी कि इस तरीके से अपनी दोनों हाथ जो है वो करे और मुझे नीचे नहीं करने देंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये लेटी हुई है पेशेंट, तो हम इसको जो है वो इस तरह ही कर देंगे। ए वाला हाथ उत्ते चुको, ए हाथ उत्ते चुको, सीधा जोर लाओ, उत्ते बल नहीं लगता, नहीं लगता। ये वाला हाथ ऊपर उठाए, जोर लगाए ऊपर की तरफ जोर लगाए, ये लग जाता है। तो 4/5 के करीब जो है वो इसमें, इस हाथ में भी इसकी पावर है। ये मेरी हाथ बंद करें, उंगलियां दबाएं जोर से, निकालने नहीं देंगे। ये इसकी जो आपकी जो डिस्टल मसल्स की पावर है, इट्स ऑल राइट, लेकिन ओवरऑल जो ग्रॉस पावर है ये 4/5। तो ये मेरा रेलेवेंट एग्जामिनेशन है आपको लिखा। और क्या चीज आएगी इसकी रेलेवेंट एग्जामिनेशन में? मतलब आई हैव डिटरमिन्ड दिस थिंग इन माय एग्जामिनेशन कि शी इज सफरिंग फ्रॉम राइट साइड हेमीप्लीजिया। अब हमने देखना ये है राइट साइड हेमीप्लीजिया किस किस वजह से हो सकता है, बताएं। शायद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि देयर इज अ स्कीम फॉर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और देयर आर कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीजेस, एंड दीज कैटेगरीज आर ट्यूमर, ट्रॉमा, infection, infarction, degeneration, demyelination। तो ट्रॉमा ऑब्वियसली वो मेडिकल फ्लोर पर नहीं होगा। ट्यूमर, कोई भी ट्यूमर है वो हेमीप्लीजिया कर सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल राइट साइड पे ट्यूमर है तो लेफ्ट साइड का, लेफ्ट पे है तो राइट साइड, तो ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर के हवाले से हम क्या चीज है जो देख सकते हैं इन द साइंस? वेट लॉस। क्या? वेट लॉस। नहीं, हम शॉर्ट केस कर रहे हैं, हम शॉर्ट केस कर रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग लॉन्ग केस, वी आर नॉट सपोज्ड टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट। साइंस कौन से इलिसिट कर सकते हैं? इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की बात है, जिसमें मतलब जिसमें कहां से पैपिन एडिमा हो सकता है, उसमें हम फंडोस्कोपी कर सकते हैं। सो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में हम बिल्डर से इसके अंदर डाल सकते हैं। एक तो ये हमें पैपिन एडिमा के बारे में बता सकती है, प्लस स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, तो हाइपरटेंसिव चेंजेस हमें नजर आ सकती है, डायबिटिक। सो रेलेवेंट एग्जामिनेशन में बता रही हूँ ना आपको कि आपने कर लिया मेन। अब आपको उन्होंने जो कि बड़े एग्जाम में यही होता है कि डू द मोटर सिस्टम एंड देन रेलेवेंट। So what is relevant? How do you make the relevant? It's not written in any book. You have to make it on your own. तो वो कैसे बनाना है आपको? आपको पता चल गया हेमीप्लीजिया। अब हेमीप्लीजिया की कॉजेज क्या है? वो कॉजेज आप एक एक देखते जाओ और उसके हिसाब से एक एक साइन करते जाओ, वो रेलेवेंट है। जैसे हमने ट्यूमर को कहा, तो ट्यूमर के लिए हमने इसकी फंडस देखी। फिर इन्फेक्शन आ गया। कौन सा इन्फेक्शन है जो हेमीप्लीजिया करते हैं? ब्रेन का, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन। लो रेयर चीजों के बारे में सोचना, मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। तो हम क्या देखेंगे इसमें? हम नेक स्टिफनेस और रिजिडिटी, कर्निंग्स, ब्रूजेंस की साइन देखेंगे। रेलेवेंट एक एक करना है ना हमने, टू शो द एग्जामिनर कि हमने ये चीजें सोची हैं। गर्दन जड़ी है थोड़ी इधर लाओ, मुझे लगाने देंगे, ढीला छड़ दो, ढीला छड़ दो गर्दन, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये नेक रिजिडिटी। और उसके बाद कर्निंग और ब्रूजेंस की कैसे करते हैं कि जब आपने ये इसको फ्लेक्स किया, अगर इसके दोनों नीज फ्लेक्स कर जाएंगे तो दैट इज। और कर्निंग किस तरह करते हैं? हमने इसको किया फ्लेक्स। वुड यू डू इट फॉर मी? टू गेट डिफिकल्ट।
इसको हम फ्लेक्स करेंगे हिप को एंड वी विल ट्राई टू एक्सटेंड द नी। इसको फ्लेक्स किया एंड देन वी विल ट्राई टू एक्सटेंड द नी, तो पेशेंट को पेन महसूस हो। तो ये आपका कर्निंग साइन है, ठीक है, ये हमने कर लिया। व्हाट एल्स? ट्यूमर, मेनिंगोएन्केफेलाइटिस, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, ये हो गए। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? आमतौर पे हेमिप्लीजिया के साथ क्या और साथ होता है स्ट्रोक के पेशेंट? अनलाइकली। और सेवंथ नर्व चल, एफेजिया तो नहीं है ना उसको, तो हमने देख लिया, हमने जब उसकी स्पीच चेक वो तो उसके लेवल पे नहीं डिपेंड करेगा कि कौन सी नर्व अफेक्ट हो रही है। आमतौर पे हमारे पास जो हेमिप्लीजियर्स हैं, जो अनक्रॉस्ड हेमिप्लीजियर्स हैं, वो इंटीरियर सर्कुलेशन हेमिप्लीजियर्स हैं, उनमें सेवन नर्व। तो सेवन नर्व को आपने जरूर चेक करना है। तो अभी तक जो हमने अपनी स्कीम बनाई है उसमें हमने लोअर लिम्ब के बाद अपर लिम्ब चेक की, उसके बाद अपर लिम्ब के इधर हम आ गए, हमने फंडस को देखा है। अब उसके बाद हम सेवंथ नर्व को देखने लगे, एक्टिविटी भी हमने चेक कर ली, करने का दांत दिखाएं, ठीक है, मुंह में फूंक भरे, फूंक भरे, निकालने नहीं देनी, आंखें जोर से बंद करें, जोर से बंद करें, खोलने नहीं देनी, ठीक है। तो ये आपकी सेवंथ नर्व हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या है? इंफार्क्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैन आल्सो प्रेजेंट विद हेमिप्लीजिया, और उसमें एक साइन होता है जो कि हम ले लेंगे। वैसे तो बहुत सारे साइंस हैं, कोई एक आप ले लें टू शो द एग्जामिनर यू हैव थॉट अबाउट मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दैट इज इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया? मैम ऑपोजिट साइड की तरफ फेस हो Anyone else? It is basically the conjugate eye movement which are affected. जैसे मैम वो लेफ्ट और इसमें जो आपका medial longitudinal fasciculus है that is affected, वो मिड ब्रेन और पॉन्स में होता है। आपकी जो conjugate eye movements होती हैं वो बेसिकली ये होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल जो लेफ्ट साइड पे देखना है तो आपकी ये जो राइट वाली आंख है ये एडक्ट करेगी और जो लेफ्ट वाली है वो एबडक्ट करेगी। तो इसमें अगर लीजन जो है वो राइट साइड का है तो राइट साइड वाली आंख एडक्ट नहीं कर सकेगी, वो दरमियान में ही रहेगी, और लेफ्ट वाली एबडक्ट तो कर जाएगी लेकिन इट विल शो नेस्टिग्मस। समझ आ रही है? इसी तरह आप जब दूसरी तरफ उसको लेके जाएंगे तो ये वाली आई जो है ये एडक्ट नहीं कर पाएगी और ये वाली आई जो है वो एबडक्ट तो कर जाएगी बट नेस्टिग्मस शो करेगी। तो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स जो है देयर इफेक्टेड। तो आप वो करवा के देखें। ये देखिए, क्या नाम क्या है आपका? आशी। ये जरा मेरी आंख उंगली की तरफ देखिए, जहाँ जहाँ ये जाएगी आपने वहाँ वहाँ देखना। ये देखें, इधर से ये उंगली नजर आ रही है, उंगली नजर आ रही है मेरी, इधर देखिए, ठीक है। तो ये एडक्शन भी हो रही है और एबडक्शन भी हो रही है, लेकिन स्टिग्मस आ गया बाहर। इधर देखें, इधर देखें, मेरी उंगली इधर है, इधर देखें, इस साइड पे देखें, इधर देखें, आप उधर ना देखें ना, इधर देखें, मेरी उंगली की तरफ देखें, मेरी उंगली की तरफ आपने देखना है सिर्फ, इधर देखें। आशी, इधर उंगली की तरफ देखें, बिल्कुल नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, आप इधर देखते जाए, इधर देखें, उंगली जहां जहां जा रही है, इधर इधर इस साइड पे। अच्छा चले, आप उंगली को ना देखें, इधर देखें, राइट साइड पे, राइट साइड पे देखें, पूरा देखें, जहां तक घुमा सकती हैं अपनी आईज पे, और राइट पे, इधर, ठीक है। So this is how we check internuclear ophthalmoplegia. Cerebellar sign is another sign which we can do in order to rule in or rule out multiple sclerosis. So इसमें मुझे थोड़ा सा nystagmus लग रहा है, तो I would like to check further extend my available examination ताकि मैं cerebellum को भी थोड़ा सा check करूँ. Although speech इसकी ठीक है, cerebellum में आपकी speech भी scanning होती है, but his speech is perfectly normal. So आप मेरे लिए अपनी ये उंगली बनाएंगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये उंगली आपने बनानी है, अपने अपनी नाक को लगानी है, ठीक है। आप फिर मेरी उंगली उठ के बैठ सकती हैं, आप इधर उठाएंगे तो आप उंगली बनाए ऐसे, ये अपनी नाक को लगाए, अब मेरी उंगली को लगाए, इधर लगाए, तेज तेज लगाए, इधर। So she has definitely some sort of cerebellar problems.
अच्छा जिस तरह ऐसे रोटी पकाते हैं बस इस तरह करें दोनों हाथों से, ठीक है। तो इसमें तो सेरिबेलर साइंस हमें आ रहे हैं, तो माइट भी इसका जो हेमिप्लीजिया है ये शायद मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से ना हो। तो एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन जो है उसकी दोबारा से समरी एक दफा कर लेते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर भी आपका आ जाएगा, ऑब्वियसली पल्स भी आ जाएगा, ओके। ब्लड प्रेशर अगर हाई हो तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर। पल्स में अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो अगेन को हेमिप्लीजिया हो। तो अगर हम एक्सटेंडेड एग्जामिनेशन को तरतीब से ऑर्गेनाइज करें तो आफ्टर लोअर लिम्ब हमने अपर लिम्ब की ग्रॉस पावर चेक की, अपर लिम्ब में ब्लड प्रेशर चेक किया, पल्स चेक की कि वो इरेगुलर तो नहीं थे। फिर हम आइज पर गए, आइज के अंदर हमने फंडस देखी, साथ इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया और सेरिबेलर साइंस के लिए देख लिया, सेवंथ नर्व को हमने देख लिया, ठीक है। नेक रिजिडिटी, कर्निंग एंड दैट इज ऑल। थैंक यू।